कई मेडिकल रिपोर्ट ये दावे भी करती हैं कि गर्भवती महिलाएं और बच्चे संक्रमण के हाई रिस्क ग्रुप में हैं। इसलिए आज का शो उन्हीं के लिए है। आज हम गर्भवती महिलाओं और बच्चों से जुड़ी समस्याओं पर बात करेंगे। हम डॉक्टर से जानेंगे कि गर्भवती महिलाओं को संक्रमण का ज्यादा खतरा है, ऐसे में वो अपना ख्याल कैसे रखें। क्या मां की गर्भ में बच्चा कोरोना संक्रमित हो सकता है? चर्चा इसी मुद्दे पर। तो सवाल यही उठता है कि आखिरकार कोरोना की सेकेंड वेव में खतरा कितना ज्यादा बड़ा दिख रहा है गर्भवती महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए। क्या मां के गर्भ में बच्चा कोरोना संक्रमित हो सकता है? सवाल यह कि गर्भवती महिलाएं वैक्सीन कब लगवाएं और कब ना लगवाएं। कोरोना काल में जन्म लेने वाले बच्चों में क्या परेशानियां आ रही हैं। सवाल यह कि गर्भवती महिलाओं को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। ऐसे कई सवालों के जवाब जानेंगे आज के शो में। दरअसल खतरा तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है और ऐसे में जो गर्भवती महिलाएं हैं वो भी बहुत ज्यादा डरी हुई हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या वैक्सीन लगवाना उनके लिए सेफ है या फिर नहीं। और क्योंकि ये काफी डरावना वक्त भी चल रहा है, ऐसे में पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हमारी कोशिश यही है कि डॉक्टर्स के जरिए जो भी एडवाइस दी जा सके वो हम अपने शो के जरिए आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि आपको किन किन चीजों में सावधान रहने की जरूरत है। और ये सावधानी आपके बच्चों के लिए भी बहुत ज्यादा हितकारी साबित हो सकती है, क्योंकि हालांकि अभी जो एक रिपोर्ट सामने आई है उसमें बताया गया है कि जो सेकेंड वेव है वो हाई रिस्क है गर्भवती महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, और इसीलिए बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन विशेष ख्याल रखने की जरूरत दिखाई दे रही है। गर्भवती महिलाएं और बच्चे संक्रमण के हाई रिस्क ग्रुप में हैं, ये एक रिपोर्ट के जरिए दावा किया गया है। और इसीलिए आज हमारी कोशिश है कि अलग अलग डॉक्टर से हम ये जानें और समझने की कोशिश करें कि आखिरकार ये खतरा कितना ज्यादा बढ़ रहा है और हमें क्या कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। गर्भवती महिलाओं को संक्रमण का ज्यादा खतरा है क्या, और ऐसे में इस वक्त में वो कैसे अपना ख्याल रखें। क्या मां के गर्भ में बच्चा कोरोना संक्रमित भी हो सकता है, क्योंकि कई जगह ऐसे केसेस भी सामने आए हैं जहां कोविड पॉजिटिव महिला थी और जब उसका बेबी हुआ तो वो एक तरीके से पूरी तरीके से सेफ था, सुरक्षित था। तो क्या ये खतरा गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए भी बढ़ जाता है जब अगर मां कोविड पॉजिटिव हो जाए? ये भी हम सवाल करेंगे। ऐसे में डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़ेंगे और उन्हीं से जानेंगे कि क्या कुछ एडवाइस वो इसके जरिए करना चाहते हैं। और चलिए इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए इस वक्त खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। रायपुर से हमारे साथ डॉक्टर पंकज ओमर, सीनियर कंसल्टेंट श्री नारायणा से जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर पंकज आपका। इसके साथ ही डॉक्टर सुनील कालरा, प्लास्टिक सर्जन कालरा नर्सिंग होम से हमारे साथ जुड़ गए हैं। पूर्णिमा श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं। डॉक्टर आराधना गुप्ता, गायनेकोलॉजिस्ट हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन मेरा सबसे पहला सवाल डॉक्टर पंकज ओमर आपसे ही है, क्योंकि एक रिपोर्ट जो बता रही है, दावा कर रही है कि जो ये सेकेंड वेव आई है उससे खतरा गर्भवती महिलाओं को, बच्चों को ज्यादा है, रिस्क मोड पर वो ज्यादा है। तो क्या आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? डॉक्टर पंकज जी, एक्चुअली सेकेंड वेव में वायरस ने कुछ ऐसे म्यूटेशन किए हुए हैं जिसमें कि बच्चों को और प्रेग्नेंट लेडीज़ को रिस्क थोड़ा बढ़ा है, क्योंकि वायरस हमेशा अंडर म्यूटेशन प्रेशर रहता है, सिलेक्शन प्रेशर रहता है और वो ग्रेजुअली चेंज करता है अपने आप को। चूँकि हमने प्लस 16 ईयर्स के लोगों को वैक्सीनेट करना चालू किया तो उसके ऊपर म्यूटेशन प्रेशर हुआ, वो ट्रांसफॉर्म होके विरुलेंट हो गया ज़्यादा प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए और बच्चों के लिए। तो अब इसमें प्रॉब्लम ये आता है कि जब हमारे पास ये साइंटिफिकली एविडेंसेस और डाटा आना चालू हुआ कि ये प्रेग्नेंट लेडीज़ को ज़्यादा इन्वॉल्व कर रहा है, बच्चों को ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, तो जिम्मेदारी सभी की बन जाती है कि हम पहले इस एज ग्रुप के और इस पर्टिकुलर सेगमेंट को सेव करने की कोशिश करें। बिल्कुल। डॉक्टर आराधना, मेरा अगला सवाल आपसे ही है। गर्भवती महिलाएं कोरोना संक्रमित हैं, तो ऐसे में वो किन किन चीजों का ख्याल रखें? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि अगर गर्भवती महिला खुद कोरोना से संक्रमित हो चुकी है तो फिर उनको पहली बात तो अपने को आइसोलेट करना चाहिए। वो
बाकी घर से दूर रहना चाहिए, घर वालों से, और उनको मास्क का उपयोग करना चाहिए जब भी वो किसी के साथ हैं, और अकेले में चाहे मास्क का इस्तेमाल ना करें। हवादार कमरा होना चाहिए, बंद कमरा नहीं होना चाहिए। उनको उनके खाने-पीने का, उनके हाइड्रेशन का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। नियमित रूप से चेकअप कराएँ, अपने जितने भी पैरामीटर्स हैं उन पे ध्यान रखें। देखिए, कोरोना से संक्रमित महिला, चाहे वो प्रेग्नेंट हो चाहे नॉन प्रेग्नेंट हो, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बशर्ते आप किस फ़ेज़ ऑफ़ द प्रेगनेंसी में हैं, उस पे डिपेंड करता है। क्योंकि अगर ये लेट फ़ेज़ में होता है, जब आपका 3rd ट्राइमेस्टर चल रहा है या लेट 2nd ट्राइमेस्टर चल रहा है, तो आपको ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत हो जाती है, क्योंकि आपका जो फेफड़ों का वॉल्यूम है वो थोड़ा-सा उस पे प्रेशर आ जाता है, जिसकी वजह से सिम्पटम्स, आपको ब्रेथलेसनेस वगैरह थोड़ा जल्दी डेवलप हो सकता है। तो आपको इसलिए वो थोड़ा-सा ज़्यादा एक प्रक्रिया में आपको ध्यान रखना होता है। अदरवाइज़ अगर आप कोई और कोमॉर्बिडिटी नहीं है, आपको डायबिटीज़ नहीं है, आपको बीपी की शिकायत नहीं है, आपको कोई दूसरी बीमारी नहीं है, तो आपको ये हल्के में ही निकल जाएगा। आपको इसमें बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अपने डॉक्टर की सलाह से अपना ध्यान रखें, और जिस तरह की भी वो दवाइयाँ आपको प्रिस्क्राइब करें, उस लेवल पे अपने टेस्ट करा के उसका आप पालन कीजिए। लेकिन इस बात की कितनी संभावना डॉक्टर आराधना की गर्भ में ही बच्चा कोरोना संक्रमित हो सकता है? देखिए, अभी तो संभावना बहुत ही ना के बराबर मैं बोलूंगी, क्योंकि बहुत ही रेयर कोई केस में ऐसा अपने पास आया है कि बच्चा गर्भ से ही पॉजिटिव निकले, क्योंकि एक बॉडी में जिस हिस्से में वो रहता है, एमनियोटिक मेम्ब्रेन जिसको हम कहते हैं, वो बहुत अच्छा प्रोटेक्शन देती है। और जितने भी प्लेसेंटल बायोप्सी या जो भी टेस्ट हुए हैं उनमें कोरोना से संक्रमित महिला के प्लेसेंटा में नहीं मिला है ये, और फिर भी बहुत रेयर कंडीशन में हो सकता है कि बच्चा पॉजिटिव निकले, बहुत रेयरली ऐसा देखा गया है, तो चांसेस बहुत कम हैं। तो इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए हम लोग कभी भी जल्दबाजी नहीं करते डिलीवरी के लिए कि बच्चा भी पॉजिटिव हो जाएगा सोच के, और इसको एज अ नॉर्मल तरीके से ही हम लोग फॉलो करते हैं। अगर नॉर्मल प्रेगनेंसी पॉसिबल है तो नॉर्मल के लिए ही करते हैं। अगर पेशेंट की कंडीशन ज़्यादा सीरियस है तो माँ की कंडीशन को देखते हुए हम लोग सीज़ेरियन प्लान करते हैं। अदरवाइज नॉर्मल, जैसे एक नॉर्मल महिला के लिए हम लोग प्लान करते हैं, तो इसमें कोई रूट का भी ये नहीं कि सीज़ेरियन करना जरूरी है, नॉर्मल नहीं करा सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर महिला की स्थिति बिगड़ रही है तो आपको प्रेगनेंसी का प्रोसेस पास करने के लिए सीज़ेरियन डिलीवरी करनी पड़ सकती है। और आराधना, इसीलिए हमने कई केसेस ऐसे भी देखे कि प्रेग्नेंट वुमेन थी और उसकी डिलीवरी हुई, और भले ही वो कोरोना संक्रमित रही हो, लेकिन बच्चा पूरी तरीके से स्वस्थ भी देखे हमने कई बार। बिल्कुल, ज्यादातर में यही होता है। बहुत ही रेयरली ऐसा होता है कि बच्चा गर्भ से पॉजिटिव निकले। बाद में पॉजिटिव हो सकता है, अगर बच्चे की हैंडलिंग प्रॉपर नहीं की गई है तो बाद में पॉजिटिव हो जाए, वो बात अलग है। लेकिन अगर माँ प्रॉपर अपना हैंड वॉशिंग करके बच्चे को ले रही है, मास्क पहन के फीड करा रही है, तो वो फीड भी करा सकती है। डॉक्टर पूर्णिमा श्रीवास्तव, मेरा अगला सवाल आपसे ही है, क्योंकि आजकल कोविड का दौर चल रहा है, तो लोग अक्सर हम देख रहे हैं कि घर में ही आयुर्वेदिक उपचार करते हैं और ठीक भी हो जाते हैं। तो ऐसे में जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको क्या क्या आयुर्वेदिक उपचार करने चाहिए ताकि वो खुद भी सुरक्षित रहें और उनका बच्चा भी ठीक रहे? जैसा कि मैम ने बोला कि एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए कोई भी मेडिसिन लेने के लिए उसको डॉक्टर से संपर्क करके ही दवाइयाँ लेना चाहिए। लोगों में बहुत ज़्यादा गलत भ्रांति बैठी हुई है कि वो आयुर्वेद को अपनी खुद की चिकित्सा मानते हैं। मतलब कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो चलो हम ऐसा कर लेते हैं ठीक हो जाएंगे, या किसी दूसरे का एक्सपीरियंस वो लेकर उससे अपना ट्रीटमेंट करते हैं। अभी कोरोना में भी यही चीज़ है कि अगर जो है घर में किसी मेंबर को कोरोना हो गया है तो प्रेग्नेंट लेडी को उससे बहुत ज़्यादा बचकर एहतियात रखने की ज़रूरत है कि वो उसके संपर्क में ना आए जिससे वो कोविड पॉजिटिव हो जाए। क्योंकि अभी कोविड पॉजिटिव होने में दिक्कत कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर उनको थोड़ी भी एहतियात नहीं रखी जाती है तो दवाइयाँ इस केस में बहुत लिमिटेड दी जाती हैं, क्योंकि उसके अंदर एक बच्चा पल रहा होता है, तो बच्चे का मंथ के हिसाब से ध्यान में रखते हुए दवाइयाँ दी जाती हैं, तो उसको सीवियरिटी ना बढ़े इसके लिए उनके अपने रहन सहन खान पान में ध्यान देने की जरूरत होती है। और आयुर्वेद में हम लोग जो है घरों में जैसे नॉर्मल पेशेंट के लिए भी हम अभी जो कोविड हमारे पास पेशेंट आ रहे हैं या जो अभी क्वारंटीन में चल रहे हैं वो पेशेंट हमारे संपर्क में आ रहे हैं, तो हम लोग उनको यही एडवाइस करते हैं कि आप जो है पहले एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लो। आप किसी से भी ऐसे मतलब सिर्फ पूछ कर दवाइयाँ मत लो। मैं जो है पेशेंट से बात करती हूँ, उनकी सारी कंप्लेंट सुनती हूँ, उनके साथ उनको और क्या प्रॉब्लम है,
फिर उसको ध्यान में रखते हुए उनको दवाइयाँ देती हूँ। और अभी प्रेग्नेंट लेडी का भी मेरे पास चला है ट्रीटमेंट। हालांकि कोविड टेस्ट नहीं हुआ था, लेकिन उनको भी थ्रोट इन्फेक्शन, गले में खराश और सर्दी जुकाम का इनिशियल स्टेज हो गया था। जब वो मेरे संपर्क में आए तो हमने जो है वो उनको जो है देखा उनको, और उसके बाद हमने कुछ दवाइयाँ उनको एडवाइस की। वो दवाइयों से वो 2 से 3 दिनों में ठीक हो गए और उन्हें आगे की दिक्कत नहीं हुई, तो उन्होंने आगे जाके कुछ फर्दर इन्वेस्टिगेशन भी नहीं कराए, क्योंकि उनके घर पे भी किसी को प्रॉब्लम नहीं थी। तो प्रेग्नेंट लेडी के लिए अभी यही जरूरी है कि वो अपना घर पे एहतियात रखें। एक तो उन्हें स्टीम लेने से कोई नुकसान नहीं है। अभी मौसम भी ऐसा चल रहा है कि थोड़ा ठंडी थोड़ी गर्मी, बारिश हो जा रही है, तो एलर्जी वाला मौसम की थोड़ा सा हमें सर्दी जुकाम होने का दिक्कत हो सकता है। जो हमें कोविड के लिए हमारी एनर्जी जो इम्यून सिस्टम है उसको डाउन करके बढ़ा देता है कॉस्टी फैक्टर, कि हम किसी संपर्क में आ जाएं तो हमें कोरोना हो जाएगा। स्टीम जो है उस चीज़ को बहुत ज़्यादा ठीक रखने में हेल्प करती है कि अगर हमें थोड़ा भी थ्रोट इन्फेक्शन हुआ है, गले में खराश हो रही है, सर्दी जुकाम का प्रॉब्लम या एलर्जी डेवलप हो रहा है, तो आप बिना कुछ मेडिसिन के सिर्फ स्टीम से उसको इनिशियल स्टेज में सबसाइड करके रख सकते हैं। फिर घर की कुछ चीज़ें हैं, जैसे दूध है, दूध में अगर हल्दी और थोड़ा सा सोंठ या पिपली को उबाल कर लेना चालू करते हो तो ये नॉर्मल सर्दी जुकाम जो हम लोगों को थ्रोट में इन्फेक्शन हो रहा होता है उसको ठीक कर देता है। दूसरा, जो इम्यून बूस्टर वाली बात हो रही है अभी आजकल बहुत ज़्यादा कि हम लोग अपना इम्यून मेंटेन करें, तो प्रेग्नेंट लेडी को ये दोनों चीज़ें जो है दूध के साथ हल्दी सोंठ कहीं भी नुकसान नहीं करता, उसके बच्चे के लिए भी किसी भी मंथ में हो और माँ के लिए भी, तो ये चीज़ें हो जाती हैं। फिर उसके बाद जो है खाने पीने में कि जितना ज़्यादा वो स्वच्छ और फ्रेश खाना खा सकती है, ताज़ा बनाया हुआ खाना। थोड़ा सा अभी जो ये मंथ है सभी के लिए मुश्किलों भरा है, तो सभी को ठंडे और खट्टे से बचना चाहिए। तो प्रेग्नेंट लेडी के लिए भी हम लोग एडवाइस करते हैं कि वो ठंडा और खट्टा बिल्कुल ना खाएं, जिससे कि उन्हें कोई भी प्रॉब्लम हो। क्योंकि अभी हम सभी को जितना हम खुद को किसी भी मेडिकेशन से बचा सकते हैं, किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो प्रेग्नेंट लेडी ही क्यों ना हो, अब उसको वैसे ही प्रेग्नेंट लेडी को दवाइयाँ बहुत हर प्रॉब्लम के लिए बहुत कम दी जाती हैं। अगर उसको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए दवाइयाँ बढ़ाई जाएंगी, जिससे उसकी प्रेगनेंसी में बच्चे के लिए दिक्कत आ सकती है। सवाल का जवाब मैं डॉक्टर सुनील से लेना चाहूंगी। डॉक्टर सुनील, क्योंकि जिस बात का जिक्र अभी डॉक्टर पूर्णिमा श्रीवास्तव कर रही हैं, वो बता रही हैं कि क्योंकि आमतौर पे अगर हम देखें तो डिफरेंस काफी होता है, मुश्किलें काफी हो जाती हैं गर्भवती महिलाओं के लिए, क्योंकि उनको समझ नहीं आता कि वो क्या खाएं क्या ना खाएं। अगर कुछ ऐसे हल्दी वाला दूध पी लेती हैं या सॉल्ट और जो ये चीजों का जिक्र अभी कर रही थी डॉक्टर पूर्णिमा, अगर ये सब खाती हैं तो इसमें भी लोगों को कंफ्यूजन रहता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ज्यादा गर्म हो जाएगा तो इससे दिक्कतें हो जाएंगी? डॉक्टर सुनील, देखिए, जो प्रेग्नेंट लेडी है उनको एक बैलेंस डाइट लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो जैसे कि नॉर्मल लेडीज़ हैं वैसे उनको बच्चों के हिसाब से हाई प्रोटीन डाइट है, वेजिटेबल्स है, पानी अच्छी मात्रा में लेना चाहिए और जो भी विटामिन है, मिनरल्स हैं, जैसा कि एडवाइस किया गया है, तो वो पूरी चीज़ें लेनी चाहिए और थोड़ा टेंशन कम लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये कोरोना हो गया है तो उससे हमको बहुत नुकसान होगा। अगर हम एक नॉर्मल मेंटेलिटी बना के रखें, बैलेंस डाइट लें और घर के पूरे कामों में या बाकी चीज़ों में भी थोड़ा इन्वॉल्व रहना चाहिए, क्योंकि साइकोलॉजिकल जो इशू होते हैं वो बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। तो ये चीज़ों का एक बैलेंस हमको बना के रखना पड़ता है। और थोड़ा ये भी है कि जो ऐसा ना हो कि हम सब चीज़ें कोरोना के कारण ध्यान उसी में पूरा लगा दें। थोड़ा हमको एक घर का काम काज है या कुछ ऐसा डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज है डाइट के साथ में, और कुछ मन लगा के रखें पॉजिटिव चीज़ों पे। नेगेटिव चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान हमको नेगेटिव चीज़ों पे होता है। उससे खान पान में भी असर पड़ता है, भूख नहीं लगती है। कई बार कोविड में ऐसा भी हुआ है कि टेस्ट नहीं आता है काफ़ी लोगों को, तो उसके बावजूद हमको थोड़ा थोड़ा उनको इनकरेज करना चाहिए कि वो कुछ ना कुछ हर समय लेते रहें, भले खट्टा ले, मीठा ले या जिस प्रकार का भी चीज़ लें, पर स्वाद नहीं है करके कई लोग खाना एकदम छोड़ देते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए जिससे कि उनको नुकसान हो। तो एक बैलेंस डाइट के अलावा जो भी एक विटामिन मिनरल्स जो सप्लीमेंट है, विटामिन सी है, जिंक है और विटामिन डी की जो मात्रा है वो उनको हमको हर समय लेते रहना चाहिए, जिससे कि डॉक्टर पंकज के पास ले जाती हूँ। डॉक्टर पंकज, बहुत अच्छी बात कही डॉक्टर सुनील ने कि खुद को मोटिवेटेड आप रखिए, लेकिन वो मोटिवेशन कैसे किया जाए? क्योंकि अगर फर्ज कीजिए कि घर में कोई पेशेंट है और वो कोविड पॉजिटिव है, तो गर्भवती जो महिला है वो अपना बचाव उस पेशेंट से कैसे करे?
देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि साइकोलॉजिकल वेल बीइंग इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। आज के समय कोरोना कॉल में जबकि सारा वर्ल्ड अफेक्टेड है, बहुत सारे इशूज साइकोलॉजिकल आ रहे हैं। अराउंड 65% पॉपुलेशन साइकोलॉजिकल डिप्रेशन या साइकोलॉजिकल इश्यूज़ को लेके अफेक्टेड है। तो इसमें एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि घर वालों को, हम डॉक्टर्स को, पैरामेडिकल स्टाफ्स को, सभी को, इंक्लूडिंग प्रेग्नेंट लेडी, नॉर्मल पेशेंट्स, उनको मोटिवेट करना चाहिए कि 80 to 90% पेशेंट्स को कोई प्रॉब्लम ही नहीं होना है, वो ऑटोमेटिकली हील हो जाएंगे। जो रिमेनिंग पेशेंट्स हैं उनको भी अपना मॉरल बूस्ट रखना है, साथ में उनको अपनी डाइट पे ध्यान देना है, एक्सरसाइज प्रॉपरली होती रहे, डेली रूटीन मेंटेन रहे, प्रॉपर स्लीप रहे। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि अगर आपका साइकोलॉजिकल स्टेटस प्रॉपरली मेंटेन रहे तो ये सब चीज़ मेंटेन की जा सकती है। दूसरा क्या प्रॉब्लम होता है कि जिसके घर में कोई भी कोविड पेशेंट है और प्रेग्नेंट लेडी है, वहाँ पर आइसोलेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट, सोशल डिस्टेंसिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पेशेंट को उस अपने घर में कोई भी अगर एक्टिव कोविड केस है तो उससे प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करनी है, हैंड हाइजीन होना है, मास्किंग प्रॉपरली होनी चाहिए। घर वालों को भी ख्याल रखना चाहिए कि ये हाई रिस्क पेशेंट हैं, इनको कोविड अगर हुआ तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स हैं जिसमें प्रेग्नेंट लेडी के सीरियस होने के नंबर्स थोड़े ज़्यादा हैं। तो कोशिश करना है कि उनको हमें आइसोलेट रखना है और उनको उसके कांटेक्ट में नहीं आने देना है। तो ये सारी बातों को अगर हम मिला लें तो नंबर वन चीज़ थिंग इज दैट सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन एंड प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ कोविड प्रोटोकॉल्स और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सेकंड थिंग इज साइकोलॉजिकल वेलबींग, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया। थर्ड थिंग इज इंपॉर्टेंट थिंग इज न्यूट्रिशन मेंटेनेंस एंड फोर्थ इज प्रॉपर रेगुलर हैबिट्स लाइक एक्सरसाइजेज एंड स्लीप्स। सो ये सारी चीज़ें अगर प्रॉपरली करते रहे तो बहुत अनलाइकली है कि कोविड के होने के बाद भी उसके नुकसान बहुत ज़्यादा हो पाएंगे और नॉर्मली एक वायरल इलनेस की तरह पास हो सकता है। डॉक्टर आराधना, जिस बात का जिक्र अभी डॉक्टर पंकज कर रहे थे, होम आइसोलेशन की बात वो कर रहे थे, तो क्या होम आइसोलेशन में गर्भवती महिलाओं का इलाज संभव है? क्योंकि ये समझ नहीं आता कि कब हम डॉक्टर के पास जाएं, तो सिम्टम्स क्या कुछ दिखें तब उन्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए या फिर घर में ही रहकर इलाज संभव है? बिल्कुल घर में रहकर इलाज संभव है, बल्कि मैं कहूंगी कि ज्यादातर महिलाएं, क्योंकि प्रेगनेंसी एक यंग लेडी के लिए की जाती है, तो यंग लेडी है तो ज्यादातर कोमॉर्बिड वो नहीं होती, उनको डायबिटीज, हाइपरटेंशन इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं होती, तो वो लोग ज्यादा अच्छे से इस प्रॉब्लम को डील कर पाती हैं, बशर्ते आप उनको सही सलाह दें। और आइसोलेशन का अच्छे से मैंने जैसे कि डॉक्टर साहब ने भी बताया, ध्यान रखें और उनके खाने पीने का, लाइट एक्सरसाइज करते रहें, वो अपने को बिजी रखें, स्ट्रेस ना लें इन सब चीजों को लेकर। ये थोड़ी सी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, घर में रह के बिल्कुल इलाज हो सकता है। इनफैक्ट मैं खुद NCW के साथ जुड़ी हुई, जिसमें कोविड केयर के प्रेग्नेंट लेडीज मेरे से ऑनलाइन व्हाट्सएप वगैरह पे मेरे को कॉन्टेक्ट करते हैं और मैं उस पर ही सलाह देती हूँ कौन सा टेस्ट कराना है, फिर वो रिपोर्ट भेजते हैं। अभी हम लोग भी कम से कम पेशेंट्स को हॉस्पिटल बुला रहे हैं और हम लोग भी घर रह के ही पूरा सब कुछ करा रहे हैं, सिर्फ अल्ट्रासाउंड या कुछ खास चीजों के लिए उनको बुलाना रहता है। और कोविड हो भी जाता है तो भी अगर हल्का फुल्का बुखार है तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देकर उनको ठीक किया जा सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ज्यादातर महिलाएं घर पे रह के ही ठीक हो रही हैं। बहुत अगर सांस लेने में तकलीफ है और बुखार ज्यादा तकलीफ दे रहा है, कोई दूसरा सिम्टम भी है या कोमॉर्बिड है, जैसे कि उनको डायबिटीज है या BP है, उसी कंडीशन में उनको बुलाना पड़ सकता है। और ज्यादातर हम लोग तभी बुलाते हैं जब हमें लगता है कि हॉस्पिटल में एडमिट करना ही पड़ेगा, अदरवाइज घर रह के आराम से वो लोग अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं। डॉक्टर पूर्णिमा श्रीवास्तव, क्योंकि बार बार हम इस बात पर जोर देते हैं कि फिट रहिए, इम्यूनिटी को अपने बढ़ाते रहिए, लेकिन कई ऐसे भी तो हम दिक्कतें देखते हैं कि किसी को किडनी की समस्या है, किसी को डायबिटीज है, किसी को शुगर है, किसी को कुछ और प्रॉब्लम्स है, तो वो भी देखना होता है कि पर्टिकुलर पर्सन में क्या कुछ दिक्कतें अभी तक चली आ रही हैं, क्योंकि हर कोई एक्सरसाइज भी नहीं कर सकता उस तरीके से। जी बिल्कुल, जो कोविड का अभी टाइम है, ये एक नॉर्मल हेल्दी इंसान तो बहुत जल्दी, बहुत कम दवाइयों के साथ और थोड़े प्रिकॉशन के साथ ही वो हील अप कर रहा है, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आ रही हैं। जिन लोगों को पहले से बीमारियां हैं, जैसे कि हार्ट का प्रॉब्लम है, BP का प्रॉब्लम है, शुगर का प्रॉब्लम है, थायराइड का प्रॉब्लम है, या उन्हें कुछ सर्जरी हुई है, उसका वो ट्रीटमेंट उनका चल रहा है, पोस्ट सर्जरी का ट्रीटमेंट है, तो इस कंडीशन में बॉडी उनकी जो होती है उन दवाइयाँ पे डिपेंड होती है। अगर ऐसे पेशेंट को कोविड का प्रॉब्लम होता है तो उन्हें
जो है वो डॉक्टर के संपर्क में आने के बाद अपनी उनको जो पहले की बीमारियां हैं उसको बताने का रहता है कि हम पहले से ये मेडिकेशन पे हैं, हमें ये प्रॉब्लम है। उसके साथ में फिर डॉक्टर जो है वो एडवाइस करते हैं कि अब आप इसके साथ ये दवाइयाँ लीजिए। हम आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, मेरे पास अभी भी कोविड के भी पेशेंट आ रहे हैं, फ़ोन पे संपर्क कर रहे हैं, और नॉर्मल दूसरी बीमारियों के भी जो सीजनल चलते हैं या जो दूसरी क्रॉनिक डिसीज़ हैं उसके लिए पेशेंट जो है वो संपर्क कर रहे हैं। क्लिनिक पे जिनको बहुत ज़रूरत है उनको बुलाते हैं, अदरवाइज़ घर पे एडवाइस करते हैं। तो हम लोग जो है पहले उनकी जो पहले से पुरानी बीमारियां हैं, उनको बीपी है, शुगर है, थायराइड है, कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम है, तो पहले ये ध्यान रखते हैं कि वो प्रॉब्लम उनकी इंक्रीज तो नहीं हो जा रही है इन प्रॉब्लम्स के साथ। तो उन चीज़ों को कंट्रोल में करने के लिए दवाइयाँ देते हैं और घर की चीज़ें बताते हैं, एक्सरसाइज वगैरह बताते हैं। अभी जैसे हम घर से बाहर नहीं जा सकते, हम जिम नहीं जा सकते, कई लोग योगा ज्वाइन करके रखते हैं क्लासेस, वहाँ नहीं जा सकते। हम सबके घर पे हम लोग कम से कम अपने घर की छत में या हमारे घर के बाहर पोर्च है या खुली जगह है, तो हम अपने घर के अंदर, घर के कैंपस में ही छत पे जाके हम लोग खुद के लिए थोड़ा सा जो एक हेल्दी एटमॉस्फेयर है वो बना सकते हैं। सुबह है, शाम को तो हम लोग थोड़ा टहलने का काम कर सकते हैं। हमारी अगर छोटी भी छत है तो उसमें हम सर्कल में वॉक कर सकते हैं। उसके बाद जो है योगा की कुछ आसन हैं जो बहुत सिंपल होते हैं, घर पे किए जा सकते हैं। प्राणायाम कोई कहीं पे भी कर सकता है, इवन आप अगर कमरे में रह रहे हैं तो सिर्फ आपको वेंटिलेशन का ध्यान रखना है, खिड़की दरवाजे खोल कर रखिए, उसके बाद आप प्राणायाम वहाँ पे कर सकते हैं। उसके साथ में जो है वो कुछ एक्सरसाइज, जो लाइट एक्सरसाइज होती है जिसमें हम लोग वार्म अप कहते हैं, वो कर सकते हैं। तो ये चीजें अगर हम करते हैं तो हमारी जो पहले से प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो भी कंट्रोल रहेंगी, और जो कोविड की वजह से हमें दूसरी और बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो अभी बाद में भी देखने को आ रही है, मेरे टच में काफी पेशेंट आ रहे हैं जो पोस्ट कोविड सिम्टम्स लेके आ रहे हैं, तो उन लोगों को ये अगर अपनी थोड़ी सी रूटीन में ध्यान रखते हैं और पुरानी बीमारियों के ऊपर खास तौर से ध्यान रखते हैं कि उनकी पुरानी बीमारियां ना इंक्रीज हो, वो कोविड के चक्कर में अपनी उन बीमारियों पे ध्यान देना छोड़ देते हैं, जैसे दवाइयां टाइम से नहीं ले रहे हैं जी। अगर शुगर है तो उसमें वो जो है वो कि आपको बहुत ज्यादा लिक्विड इंटेक करना है, तो वो पता चल रहा है कि शरबत वगैरह ज्यादा पीना चालू कर रहे हैं। तो इस तरह से बिल्कुल, ये छोटे छोटे नुस्खे हैं, ये छोटी छोटी जानकारियां हैं जिसके जरिए आप अपना और अपने बच्चे का ख्याल रख सकते हैं। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो लगातार हम कर रहे हैं चर्चा की आखिरकार गर्भवती महिलाएं और बच्चे कैसे अपना ख्याल रखें और क्या कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। एक बड़ा पैनल भी हमारे साथ मौजूद है, चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर पंकज, अब मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि बार बार हम इस बात का जिक्र करते हैं कि अगर कहीं कुछ सिम्टम्स किसी को नजर आते हैं तो हम RT-PCR टेस्ट करवाने पर फोर्स करते हैं, लेकिन शिशु में अगर ये कोरोना का पता करना है तो कैसे ये किया जाए? RT-PCR टेस्ट तो हो नहीं सकता शायद। एक्चुअली किसी बच्चे में सबसे ज़्यादा चीज़ें होती है कि क्लिनिकली मॉनिटरिंग। कई बार क्या होता है कि RT-PCR एंटीजन टेस्ट नेगेटिव आते हैं, बावजूद इसके बच्चे को या पेशेंट को कोरोना होता है, तो हमें क्लिनिकल सिम्टम्स पे काफ़ी ध्यान देना होता है। क्लिनिकल सिम्टम्स में सोर थ्रोट आता है। बच्चों में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उनकी एक्टिविटी कम हो जाती है,
अगर बच्चों की एक्टिविटी कम हो या उनका खाना पीना कम हो जाए तो एक तरफ हमें ध्यान देना चाहिए कि कुछ ना कुछ जरूर गड़बड़ है बच्चे के साथ में। बच्चों में बहुत सारे टाइम डायरिया करके भी प्रेजेंटेशन होता है या एब्डोमिनल पेन होता है, वॉमिटिंग होती है। मतलब ये एक और मैनिफेस्टेशन है कोरोना का। दूसरी चीज़, उनको कई बार सर्दी जुकाम हो जाता है, गले में खराश होती है, हाई ग्रेड फीवर आता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। या कभी कंजंक्टिवाइटिस करके भी प्रेजेंट करता है। बच्चे अपने आप तो बॉडी एक नहीं बता पाएंगे, लेकिन बार बार वो किसी पार्ट को छुएंगे या उसको उठाएंगे तो उससे एक आइडिया लग जाता है कि इनको ये प्रॉब्लम हो सकती है। सो अगर ये सारे फीचर हैं तो इन केस में हमको डॉक्टर को कांटेक्ट करना चाहिए। और अभी गाइडलाइन के हिसाब से हम अगर बच्चों को या किसी भी पेशेंट को क्लिनिकल सिम्टम कोरोना के तरफ जाते हैं तो उनको ट्रीट कर सकते हैं। मीनवाइल हम लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं, बट जरूरी नहीं है कि हमेशा फर्स्ट या सेकंड राउंड में RT-PCR एंटीजन टेस्ट हो। वैसे बच्चों में भी हम RT-PCR एंटीजन कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जरूरी नहीं है कि वो फर्स्ट टाइम में या सेकेंड टाइम में पॉजिटिव आ जाए। तो अगर मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर हमको हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन है उस केस में तो हम प्रॉपरली उनको ट्रीट करते हैं। बेसिकली बहुत सारे जो पेशेंट या बच्चे या प्रेग्नेंट लेडी हैं वो लोग नॉर्मली कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से ही ठीक हो जाते हैं, उसमें बहुत हमको एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन इन केस हाई ग्रेड फीवर चल रहा है 102 या उसके ऊपर 2-3 दिन तक पैरासिटामोल देने के बाद भी सबसाइड नहीं कर रहा है, या फिर लो ग्रेड फीवर 5-6 दिन तक चल रहा है, इन दैट सिचुएशन फिर हमको एक्टिव इंटरवेंशन करना होता है। बाकी एडवांस मोडालिटी, एडवांस इन्वेस्टिगेशन की तरफ जाना होता है। लेकिन अगर ये फीवर 2 दिन 3 दिन चल के ठीक हो जाता है या लो ग्रेड फीवर भी जल्दी ठीक हो जाता है तो बहुत कुछ करने की नहीं होती है, सिर्फ क्लोज ऑब्जर्वेशन पेशेंट का करना होता है एंड ग्रेजुअली दे रिकवर। डॉक्टर सुनील, क्योंकि माँ से तो बच्चे को दूर किया नहीं जा सकता है, तो ऐसे में कैसे ख्याल रखें फिर? देखिए, अगर ऐसा भी देखा गया है कि अगर माँ प्रिकॉशन रखे तो मास्क लगा के बच्चे को फीडिंग करा सकती है। ऐसे कई केसेस किए गए हैं जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं गया है। दूसरा रास्ता है कि ब्रेस्ट पंप से या हाथों से माँ के जो ब्रेस्ट मिल्क है उसको निकाल के कटोरी चम्मच से बच्चों को दिया जाता है। और कई बार अगर दूध कम पड़ता है तो फिर ऊपर का जो टॉप फीड है वो दिया जा सकता है बच्चों को। पर कोशिश यही रहती है कि माँ का दूध अगर मिलता है तो वो बेहतर रहता है बच्चे के और माँ के लिए, दोनों के लिए। बिल्कुल। डॉक्टर आराधना, क्योंकि जिस बात का जिक्र डॉक्टर सुनील भी कर रहे हैं, यही सवाल मेरा आपसे भी है, क्योंकि कई बार इसको लेकर भी कंफ्यूजन रहता है कि अगर कोविड संक्रमण का शिकार हो गई है गर्भवती महिला तो क्या वो बाद में ब्रेस्ट फीड करवा सकती है, नहीं करवा सकती है? देखिए, माँ का ब्रेस्ट मिल्क बच्चे को दिया जा सकता है, जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया, और वो बहुत जरूरी भी है क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे एंटीबॉडीज होते हैं जो कि बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ाने में सहायक होते हैं, तो वो देना भी चाहिए। हाँ, अगर आप सब तरह के प्रिकॉशंस रख सकते हैं, माँ को अपना पहले हैंड वॉश करके तभी बच्चे को ले, मुंह पे अच्छे से मास्क प्रॉपर तरीके से लगाए और नहा के साफ कपड़ों के साथ बच्चे को अगर फीड कराना चाहे तो वो करा सकती हैं। फिर भी अगर, क्योंकि अब जो नया जो स्ट्रेन आया है वो बहुत ज्यादा, उसकी इन्फेक्टिविटी रेट बहुत हाई है, तो अगर आपको थोड़ा भी डाउट है कि हम इतना अच्छे से प्रिकॉशन नहीं ले सकते तो मैं सलाह ये दूंगी कि ब्रेस्ट पंप के द्वारा मिल्क को निकाल के और बच्चे को कटोरी चम्मच से दिया जा सकता है। लेकिन माँ का दूध बेहद जरूरी होता है बच्चे के इम्यूनिटी को इंक्रीज करने के लिए, और जब माँ का वो टाइम पूरा हो जाता है आइसोलेशन का, क्वारंटीन वाला, उसके बाद आप बच्चे को माँ के साथ रख सकते हैं। लेकिन अब क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वैक्सीनेशन प्रोग्राम प्रेग्नेंट लेडीज एंड ब्रेस्ट फीडिंग करते दौरान भी अलाउ किया हुआ है, तो मैं सभी गर्भवती महिलाओं को ये सलाह देना चाहूंगी कि वो जल्दी से जल्दी वैक्सीनेट कराएं, जिससे कि प्रेगनेंसी के बाद बच्चे को, डिलीवरी के बाद बच्चे को दूध पिलाते समय उनको किसी भी तरह का ये डर न रहे कि मुझे कोविड हो गया या मैं बच्चे को कैसे फीड कराऊं। तो ये बहुत अच्छा है। यहीं पे डॉक्टर आराधना में इंटरवीन भी करना चाहूंगी। क्या, जैसा कि आपने बताया कि ब्रेस्ट फीड तो करवा सकते हैं, लेकिन क्या वैक्सीन लगवा सकती हैं ऐसी महिलाएं? बिल्कुल बिल्कुल। आप किसी भी समय दूध पिलाने वाली किसी भी अवस्था में, आप डिलीवरी के तुरंत बाद, 1 महीने बाद, कभी भी जो भी आपका टाइम चल रहा है, आप बिल्कुल बेहिचक होकर वैक्सीन लगवाइए। इसका बच्चे के ऊपर, आपके मिल्क प्रोडक्शन के ऊपर या आपकी सेहत के ऊपर कोई नुकसान नहीं। इट इज वेरी सेफ और इनफैक्ट मैं सबको रिकमेंड करूंगी कि आप लगवाएं। हम डॉक्टर्स में भी काफी लोगों ने लगवाया। बिल्कुल। डॉक्टर पूर्णिमा श्रीवास्तव, लेकिन अगर लक्षण है और रिपोर्ट नेगेटिव आई है तो फिर वहां क्या सावधानी बरतनी चाहिए?
लक्षण अगर आपके शरीर में आना चालू होगी कि जो टेस्ट है वो स्टार्टिंग में फर्स्ट डे से तो पॉजिटिव आता नहीं है, क्योंकि वायरस उतने स्ट्रांग नहीं रहते बॉडी में। तो जनरली हम लोगों को फर्स्ट डे से सिम्टम आना चालू हो जाता है, जैसे फीवर आना चालू हो जाता है, बॉडी पेन, उसके बाद थोड़ा सा गले में खराश या नाक बंद होना या रनिंग नोज होना। तो अगर आपको ये सिम्टम है, आपने टेस्ट करवाया है, टेस्ट आपके पॉजिटिव नहीं आ रहे हैं, तो भी आपको ये मान के चलना चाहिए कि आप जो है कोविड से संक्रमित हो सकते हैं। नहीं हुए हैं ये भी पक्का नहीं है, हो गए हैं ये भी पक्का नहीं है। तो यहाँ पे हम रिस्क में लेके कि हम कोविड पॉजिटिव हो सकते हैं, हमें एहतियात रखना चाहिए। सबसे पहले तो हमें खुद को घर के बाकी लोगों से अलग कर लेना चाहिए। उसके बाद में जो है वो लेडी को खाने पीने में ध्यान रखें कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा वो थोड़ा थोड़ा खाना बार बार खा सकती हैं, वो खाने को बार बार इंटेक करें, क्योंकि खाना नहीं खाएंगे तो उनको वीकनेस आएगा और वीकनेस आने से उनको दूसरी और प्रॉब्लम चालू हो जाएगी, चक्कर आना, ये सारी कुछ। उसके बाद में लिक्विड का इंटेक बढ़ाएं, चाहे वो पानी के फॉर्म में है, दूध के फॉर्म में है, जूस के फॉर्म में है, सूप के फॉर्म में है, किसी भी फॉर्म में जो है लिक्विड का इंटेक बढ़ा दें। उससे बॉडी का टेम्परेचर भी मेंटेन करने में हेल्प मिलता है, क्योंकि प्राइमरी स्टेज में सबसे पहले फीवर आना ही स्टार्ट होता है। उसके बाद फिर जो है वो साफ़ सफाई का ध्यान रखें कि अगर वो लग रहे हैं कि उनको कोविड हो सकता है, वो इन्फेक्टेड हैं, तो वो अपने जो है वो रूम का साफ़ सफाई रखें। जब भी बाहर से कुछ ला रहे हैं, खाने पीने की चीज़ या कोई भी XYZ दवाइयाँ हैं, कुछ भी है, तो उसको प्रॉपर या तो सैनिटाइज करें या पानी साबुन से वॉश करें, या हम लोग आयुर्वेद के हैं तो हम लोग मीठा सोडा या फिटकरी के लिए बोलते हैं कि आप उसके पानी में उसको साफ़ करना या गर्म पानी में साफ़ करना, ये चालू करिए। उसके बाद में जो है वो आप सबसे ज़्यादा ब्रीदिंग एक्सरसाइज पे ध्यान दीजिए, क्योंकि इसमें अगर कोविड आपको हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो आपके लंग्स पे ही जाके वो अटैक करने वाला है, आपके लंग्स में ही प्रॉब्लम होने वाली है। अगर आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हो तो अगर वो लंग्स में इन्फेक्शन जाता भी है तो आपके लंग्स जो है वो काफ़ी हेल्दी होते हैं, तो वो उस इन्फेक्शन को बहुत ज़्यादा बढ़ने नहीं देते, जिसके कारण आपका लंग्स का जो है वो पंपिंग प्रॉपर चल रहा होता है, तो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की बिल्कुल भी कमी नहीं आ पाती है। साथ में मैं ये नहीं कहूँगी कि हमको बिना किसी से पूछे कोई भी आप काढ़ा पीना चालू कर दो, कोई भी दवा लेना चालू कर दो। वो तभी आप करो, दवाइयाँ फर्स्ट डे से ही लेने लगो। अगर आपको जो भी सिम्टम मिल रहा है, सर्दी जुकाम हो रहा है, आप उसके लिए दवाइयाँ लीजिए, लेकिन डॉक्टर से पूछ के लीजिए। आपको जो है वो नाक बंद हो रही है तो उसमें भाप लेना है कि नहीं, कितनी देर लेना है, या नाक में कोई ऑयल डालना है, कोई नेजल स्प्रे डालना है, तो वो भी आपको डॉक्टर से कंसल्ट करके करना है। उसके बाद अगर आपको फीवर आ रहा है तो आपको फीवर को भी मॉनिटरिंग करने की बहुत ज़रूरत है कि आपका टेम्परेचर कितने कितने टाइम में बढ़ रहा है और कितनी ग्रेड तक जा रहा है। तो उसके हिसाब से आपको दवाइयाँ दिन में 2 बार या दिन में 3 बार, जो भी आपको डॉक्टर एडवाइस कर रहा है, तो वो आपको दवाई लेना चालू कर देना है। हमें कोविड हुआ है नहीं हुआ है इसका लोड दिमाग में बिल्कुल ना लें, क्योंकि आधा मरीज जो है ना, सिर्फ चाहे वो प्रेग्नेंट लेडी है या अदर लेडी है, सिर्फ कोविड के नाम से ही वो आधा बीमार हो जाता है। उसका एक जो मेंटल लेवल है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है, मतलब एक बीमारी उसके ऊपर हावी हो जाती है ना होते हुए भी। तो सबसे पहले ना हमें ये सोच लेना चाहिए कि अगर हम कोविड पॉजिटिव हो भी गए हैं तो क्या हुआ, दुनिया में इतने सारे लोग ठीक भी तो हुए हैं जिन्होंने घर पे ही डॉक्टर से परामर्श लेके, दवाइयाँ लेके, एहतियात लेके खुद को ठीक किया है। तो डरने की जगह आपको फर्स्ट डे से पॉजिटिव सोच होना बहुत जरूरी है और बिना डॉक्टर के एडवाइस के किसी भी दवा का सेवन मत करिए। ये अहम एडवाइस डॉक्टर की तरफ से भी बार बार लगातार सामने आ रही है। डॉक्टर पंकज, लेकिन कोविड काल में जन्म लेने वाले जो बच्चे हैं उनमें किस किस तरीके की परेशानियां आ सकती हैं? देखिए, जो नियोनेट्स हैं उनमें कोविड के बहुत कम परसेंटेज रिपोर्ट किए गए हैं, या फिर वो ऑटोमेटिकली हील हो जाते हैं, उनको बहुत ज़्यादा सिम्टम्स या सिम्टोमेटिक या डेथ्स रिपोर्ट नहीं की गई हैं। तो एक तरह से प्रेगनेंसी ठीक है, प्रेग्नेंट हुए और बच्चों का बर्थ हुआ तो ये बहुत हाई रिस्क चीज़ नहीं है, क्योंकि अगर प्रेग्नेंट लेडी को इन केस वायरल इन्फेक्शन होता भी है तो वर्टिकल ट्रांसमिशन के बहुत कम केस रिपोर्टेड है दुनिया में। तो हार्डली अभी तक 4-6 केस ही ऐसे जो डायग्नोज करे गए हैं, उनमें भी बोलते हैं कि पोस्ट नेटल इन्फेक्शन हुआ है। तो उस तरह की चीज़ें नहीं है बच्चों में। एंड चूँकि न्यू बॉर्न बेबी होता है, उनकी इम्यूनिटी सो डिफरेंट होती है, तो वायरल इन्फेक्शन के बाद भी उनको सिम्टम्स नहीं होते हैं।
तो मेन सावधानियां जो बरतनी है, एक तो पहली बात है कि जो फॉर्चुनेट लेडी है, जिसके जो मदर है, उसको पहले साइकोलॉजिकली हमको ये बूस्टअप करना होता है कि बच्चे में ये प्रॉब्लम शायद नहीं आएंगी। दूसरी चीज़, इनकेस मदर को कोविड है और बेबी का बर्थ होता है, तो कोशिश ये की जाती है कि उनको, अगर कोशिश की जाए कि उनको आइसोलेट करे बच्चे को, और इनकेस अगर नहीं हो सकता है तो बच्चे को एटलीस्ट 2 मीटर की डिस्टेंस बनाई रखी जाए मदर के साथ, जब तक कि उनका आइसोलेशन का पीरियड है। और ब्रेस्ट मिल्क को एक्सप्रेस करके कटोरी चम्मच से उसको दें, इस टाइप से। एंड इनकेस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों में बहुत ज़्यादा सिम्टम नहीं देखने को मिले हैं, तो मदर फीड भी कर सकती हैं, बट इन दैट सिचुएशन उनको प्रॉपर मास्क लेके और प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करके वो अपने बच्चों को, क्योंकि हमको ये रिस्क वर्सेस बेनिफिट रेशियो देखना होता है कि बच्चों को दूध ना पिलाने और दूध पिलाने के और कोविड होने और न होने के क्या बेनिफिट्स और रिस्क हो सकते हैं। तो बहुत सारे टाइम ब्रेस्ट फीडिंग के अपने अलग बेनिफिट्स हैं, तो अगर वो जज करते हैं और बेनिफिट रेशियो ज़्यादा होता है, तो इन दैट सिचुएशन हम लोग बच्चे को ब्रेस्ट फीड के लिए भी अलाउ कर सकते हैं और प्रॉपर मास्किंग के साथ में। बिल्कुल डॉक्टर सुनील, लेकिन अभी कोरोना का डर पूरी तरीके से गया नहीं, और अब एक और नया डर जो है आम लोगों में हम देख रहे हैं, पोस्ट कोविड पेशेंट जो है उनमें ज्यादा देख रहे हैं ब्लैक फंगल का, तो ये भी खतरा हो सकता है क्या? देखिए, पोस्ट कोविड में अभी प्रॉब्लम्स बहुत लोगों को देखने मिल रहा है कि इसमें कई लोगों को शुगर के प्रॉब्लम आ रहे हैं, कई लोगों को क्लॉटिंग के प्रॉब्लम आ रहे हैं, कईयों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, कईयों को बहुत लंबी वीकनेस आ रही है, किसी को खाना पीना जो है बहुत लंबे समय तक भा नहीं रहा है, खा नहीं पा रहे हैं, वीकनेस है। तो इस टाइप की चीज़ें जो है अभी पोस्ट कोविड में काफ़ी लंबी देखने को मिल रही है, और कई बार तो बहुत डेथ्स भी हो रही है, लोगों की घरों में ही डेथ हो जा रही है, पता नहीं चल रहा है। तो ये सब चीज़ें छुट्टी के बाद भी इनको अपना फीवर इनको ठीक है कि नहीं, डाइट पूरी ठीक रखनी चाहिए, शुगर कंट्रोल रखना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, वॉकिंग करनी चाहिए, और जो दवाइयाँ अगर 2 से 3 सप्ताह तक डॉक्टर एडवाइस करते हैं, जिसमें खून पतला करने की दवाइयाँ होती हैं, और जो एंटीबायोटिक्स है कि अगर इन्फेक्शन ना हो, और शुगर कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन है या डायबिटीज़ के लिए है, तो ये सब जो दवाइयाँ हैं ये लंबे समय तक जैसा डॉक्टर बताते हैं वैसा गाइड करते हुए इनको लेना चाहिए। क्योंकि पोस्ट कोविड जो है ये लंबे समय तक, इवन 4 से 6 सप्ताह तक भी लोगों को प्रॉब्लम इसमें आ रहे हैं, तो इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और अगर कोई भी अर्ली सिम्टम्स होते हैं तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना पड़ता है। कई बार हार्ट अटैक के केसेस भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं पोस्ट कोविड में, और कई बार ब्रेन की नसों में भी क्लॉटिंग बहुत हो रही है, तो लकवा है या वीकनेस है बॉडी में, ये भी बहुत आ रहा है। तो ये सब चीज़ें हमको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है अभी इसमें। बिल्कुल डॉक्टर आराधना, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान संक्रमित होना आगे के लिए ये कितना बड़ा खतरा हो सकता है? जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर संक्रमित होती है महिला, तो प्रेगनेंसी सेल्फ एक तरह की स्ट्रेस है बॉडी के लिए। तो उसमें अगर एक और एक्स्ट्रा इन्फेक्शन कोई भी आया उसके अंदर, तो हो सकता है कि ये थोड़ा सा ज्यादा सीरियस इफेक्ट करे, स्पेशली अगर खुद की इम्यूनिटी कम है, या खुद अपने खाने पीने का अच्छे से ध्यान नहीं रखा गया है, या पहले बच्चे बहुत जल्दी हुए हैं तो बॉडी में उतनी ताकत नहीं रही है, या प्रीवियस हिस्ट्री अच्छी नहीं रही है, उनके खुद के भी प्रेगनेंसी से रिलेटेड अबॉर्शंस वगैरह ज्यादा हुए हैं, तो इन लोगों में खतरा थोड़ा ज्यादा है। या फैमिली हिस्ट्री डायबिटीज की या ब्लड प्रेशर की है, तो कोरोना होने पर उनका शुगर हो सकता है एकदम सामने आ जाए, तो उनको थोड़ा सा फ्रीक्वेंट टेस्टिंग कराना होगा, थोड़ा ज्यादा डॉक्टर के टच में रहना होगा। और ऑल्दो अभी तक ऐसी कोई स्टडी नहीं है कि कोरोना होने से अबॉर्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन हाँ क्योंकि ये ओवरऑल बॉडी को इन्फेक्ट करने वाली बीमारी है, तो इसमें कभी कभी समय से पहले डिलीवरी होने का खतरा हो सकता है। और कोरोना के सिम्टम्स थोड़े से अधिक मात्रा में आ सकते हैं अगर समय रहते आपने प्रॉपर डॉक्टर की सलाह से दवाइयां वगैरह अगर आपने नहीं लिए, तो ये थोड़े से खतरे बढ़ जाते हैं। डॉक्टर आराधना, क्योंकि कोविड के वक्त में वैसे ही लोगों की जो इम्यूनिटी है वो वीक हो जाती है, और ऐसे में जब प्रेगनेंसी हो गई, आफ्टर प्रेगनेंसी भी महिला बहुत वीक होती है, तो ऐसे में किन किन चीजों का उस वक्त ध्यान रखें और किन किन बॉडी पार्ट्स पर इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है? देखिए, कोरोना जैसे मैंने आपको बताया, ये वायरस सबको एक ही जैसा इन्फेक्ट करता है, आप चाहे प्रेग्नेंट हो चाहे नॉन प्रेग्नेंट हो। प्रेगनेंसी, क्योंकि मैंने आपको बताया, इटसेल्फ इज अ स्ट्रेस टू द बॉडी, इटसेल्फ इज अ बर्डन टू द बॉडी, इसलिए कोरोना के लक्षण हो सकता है कि आपके अंदर ज्यादा सीवियर हो जाए अगर आपने
सही तरह से इसको डॉक्टर के साथ मिलकर आपने इसको नहीं हराया तो बाकी आपको अपना खाने पीने का बहुत ध्यान रखना है, आपको हेल्दी डाइट लेना है। आपको जैसे मैंने बताया शुगर आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अपना जो है खुद की हाइजीन का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि ये ब्लैक फंगस वाली बात जो आपने उठाई वो काफ़ी कुछ हाइजीन से रिलेटेड है। तो जैसे कि मास्क अगर आप डिस्पोजेबल वाला पहन रहे हैं, अगर आपको कोरोना नहीं भी है तो भी हर 6 घंटे बाद आप अपना मास्क चेंज करते रहें, और डिस्पोजेबल है तो उसको प्रॉपर तरीके से क्लोज बिन के अंदर उसको डिसइंफेक्ट करके फेंकें। इसके अलावा अपना खुद का भी हाथों को सैनिटाइज करते रहें। जरूरी नहीं कि हाथ गंदे हैं तभी हम सैनिटाइज करें, खाने से पहले अपने हाथ सैनिटाइज करें। कुछ भी अपना अगर आंख मुंह नाक को टच करना है तो ध्यान रखें कि आपके हाथ सैनिटाइज होने चाहिए। तो बहुत आपको थोड़ा सा ज्यादा प्रिकॉशन रखना है एक नॉर्मल व्यक्ति के कंपैरिजन में। इसके अलावा अगर आप डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं तो पब्लिक व्हीकल का यूज ना करें, कोशिश करें कि अपने पर्सनल व्हीकल में जाएं, कम से कम आपको डॉक्टर की विजिट करना पड़े, और ज्यादा देर हॉस्पिटल में ना बिताएं, अपना पहले से अपॉइंटमेंट लेके और जल्दी वहां से वापस आए। तो कुछ चीजें पे अगर आप ध्यान देंगे तो ये बिल्कुल आराम से निकल जाएगा। इसमें बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। चाहे वो गर्भवती महिला है, अगर उसको कोरोना हुआ भी है तो भी बिल्कुल पैनिक ना हो, क्योंकि ज्यादातर लोग इससे ठीक निकल के आ रहे हैं और सीरियस होने वाले बहुत ही कम है, बहुत कम। तो प्लीज 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 पैनिक ही ना हो, स्ट्रेस ना लें, और अपने को व्यस्त रखें। जो भी चीज आपको अच्छी लगती है, जो भी चीज करने में आपको मजा आता है वो करें। आप अपना अगर म्यूजिक सुनने का शौक है म्यूजिक सुने, आपको जोक्स वगैरह अच्छे लग रहे हैं तो आप वो करें। जो भी आपको अच्छा लग रहा है उसमें अपना टाइम निकालें, और ये 14-15 दिन जो क्वारंटीन के होते हैं वो आसानी से निकल जाते हैं और सब ठीक हो जाता है। बिल्कुल ना घबराएं। बिल्कुल। डॉक्टर पूर्णिमा श्रीवास्तव, क्योंकि प्रेग्नेंट वुमेन के साथ ये भी होता है कि मूड स्विंग्स होते रहते हैं, कई बार ऐसा होता है कि बहुत अनइजीनेस से भी फील होती है, वीकनेस से भी लगती है, तो मेंटल जो हेल्थ है उसका ध्यान हम कैसे रखें इस बीच? मैम ने बोला कि खुद को व्यस्त रखना बहुत ज़रूरी है। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। हम लोगों के पास अगर कुछ भी काम नहीं है तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ दुनिया भर की बातों को ही सोचते हैं। और अभी कोरोना का काल चल रहा है तो सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक हम लोग के आसपास सिर्फ कोरोना की बातें हो रही होती हैं। तो उससे खुद को बचाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम कोई भी जिस चीज़ में हमें इंटरेस्ट आता है, चाहे वो कुछ भी काम हो, हम उस काम में खुद को लगाएं। तो कहीं ना कहीं हमारा मन जो है वो कोरोना से, उससे जुड़ी हुई बातों से भटकेगा। हम जो है खुद के ऊपर ऐसे ध्यान नहीं देंगे कि हमें कोरोना ना हो जाए या हमें कोरोना हुआ है। हम जो है उससे अलग हटकर सोच पाएंगे। उसके बाद में जो है वो थोड़ा सा अगर घर पे है, अगर अपन को कोविड है तो अपन जो है आइसोलेट होकर भी घर के लोगों से फ़ोन पे बातचीत कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग पे बात कर सकते हैं। तो खुद को व्यस्त रखना बहुत जरूरी है। लोग जो है ना अभी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहे हैं क्योंकि एक दूसरे से मिलना जो है मुश्किल हो गया है। तो मिलना, सिर्फ फेस टू फेस मिलना मुश्किल हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि संपर्क नहीं हो सकता। आज का जो है समय इतना ज़्यादा एडवांस है कि हम लोग वीडियो कॉलिंग में जो है एकदम फेस टू फेस ऐसे बातें कर लेते हैं कि कोई सामने बैठा हुआ है। तो सबसे ज़्यादा अभी ज़रूरी है कि हम जिनसे हमें बातें करना अच्छा लगता है, जिनको हमें सुनना अच्छा लगता है, हम उन लोगों के संपर्क में रहें। चाहे हम जो है वो फेस टू फेस बात करें या हम फ़ोन के द्वारा बात करें। टीवी अगर देखना है तो सिर्फ ये नहीं कि हम कोरोना से जुड़ी हुई खबरें या कोरोना से जुड़े हुए कार्यक्रम ही हम देखेंगे। जो हमें अच्छे लगे, जो हमारे मन को शांत करे, वो हम करें। उसके बाद में योगा जरूर करें। कहीं ना कहीं योगा प्राणायाम करने से हमें मेंटल जो है स्ट्रेस वो काफ़ी कम होता है, हमें स्ट्रेंथ आती है, पॉजिटिविटी बढ़ती है, चीज़ों को हम लोग इजी लेना सीख जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम थोड़ा सा योगा प्राणायाम की तरफ जाएं। हमें टाइम मिला है खुद को सोचने के लिए, खुद के बारे में सोचने के लिए, तो हम इस समय का उपयोग इन चीज़ों में करें। डॉक्टर पंकज, अब ये बात तो क्लियर हो चुकी है कि गर्भवती महिलाएं जो हैं वो भी वैक्सीन लगवा सकती हैं, लेकिन कब लगवाएं वैक्सीन और कब नहीं? गर्भवती महिलाओं का ऐसा कुछ भी कोई प्रोटोकॉल अभी नहीं आया है कि वैक्सीन कब लगाना है, क्या नहीं, कब नहीं लगाना है। दो चीज़ें इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर पहली बात तो कि अगर प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं
तो प्रेगनेंसी के पहले ही वैक्सीनेशन करा लें। इसका पीरियड से कोई लेना देना नहीं है, पीरियड कब आ रहा है कब नहीं आ रहा है। आप प्रेगनेंसी के पहले दोनों वैक्सीनेशन की डोज कंप्लीट करेंगे वो ज़्यादा बेटर है। और एक जो मिथ है लोगों के बीच में कि प्रेगनेंसी से फर्टिलिटी कुछ गड़बड़ होती है, तो वैसा कोई भी चीज़ पाया नहीं गया है सारी रिपोर्ट्स और सारी चीज़ों को एनालिसिस करने के बाद में। दूसरी चीज़ है, किसी भी बच्चे में कोई भी टाइप की टेराटोजेनिसिटी या कोई डिफॉर्मिटी वैक्सीन की वजह से अभी तक नहीं पाएगी। तो वैक्सीन इज़ एब्सोल्युटली सेफ अगर आपके प्रेगनेंसी स्टार्ट करने के पहले उसको दिया जाए। लेटर ऑन अगर आप प्रेगनेंसी कंटिन्यू भी कर रहे हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अभी तक कोई ऐसा प्रोटोकॉल नहीं आया कि जिसमें कि वो एडवाइस करें कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको वैक्सीन कब लेनी है। ज़रूर ऐसा है कि यूएस या यूरोपियन कंट्रीज़ में उनके प्रोटोकॉल हैं कि mRNA बेस्ड वैक्सीन को आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ले सकते हैं। और शायद अभी हमको और डेटा चाहिए कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कौन सी वैक्सीन लेनी चाहिए, कौन सी वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए, कब लेनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अभी मैटर ऑफ डिस्कशन है और धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगे। बट एक चीज़ ज़रूर तय है कि आप जब प्रेगनेंसी प्लान करें उसके पहले वैक्सीनेशन प्रॉपर ले लें, दोनों डोजेज ले लें। वो आपको और आपके आने वाले बच्चों को प्रोटेक्ट करेंगे। हो सकता है कि आपकी एंटीबॉडीज जो प्रोड्यूस हो रही हैं वर्टिकली ट्रांसमिट होके आने वाले बच्चों को कुछ समय के लिए, क्योंकि अभी हमको ये नहीं पता है। डॉक्टर सुनील, इस बीच एक और अहम सवाल है कि अगर सपोज कीजिए हमने पहली डोज ले ली है और इस बीच सेकेंड डोज में क्योंकि गैप होता है और इस बीच अगर कोई प्रेग्नेंट हो जाता है तो क्या वो सेकेंड डोज ले? इसका बहुत ही क्लियर अभी आंसर नहीं है कि जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि कोशिश रहनी चाहिए कि प्रेगनेंसी के पहले दोनों डोज ले लें अगर प्लान कर रहे हैं तो। पर अगर ऐसा हो गया है तो कम से कम ऐसा मैं समझता हूँ कि 3 महीने का गैप कर लेना चाहिए, क्योंकि जो पहले 3 महीने की जो प्रेगनेंसी होती है उसमें कोई जो बर्थ के जो डिफेक्ट्स होते हैं, कंजेनाइटल डिफेक्ट्स जिनको हम बोलते हैं, प्रॉब्लम जिनको हम बोलते हैं, वो ज़्यादा होते हैं और 3 महीने के बाद उनके होने के चांसेस कम होते हैं। और जैसा कि अभी गाइडलाइन आई है कि कम से कम हमको 3 से 4 महीने का गैप रखना है दोनों डोज के बीच में, तो वो ज़्यादा सेफ रहेगा कि हम 3 महीने के बाद लें। अभी तक वैसे कोई क्लियर गाइडलाइन नहीं है, पर ये फॉलो करना बेटर है। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए।